हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ के आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे अजैक्स, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ जेक्यूई। तो अजैक्स क्या है, कैसे काम करता है, आर्किटेक्चर देखने से पहले हमने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है जिससे हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अजैक्स, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या काम करता है और पहले क्या कमी थी जिसको अजैक्स जो है वो पूरा करता है, और फिर उसे कैसे करेंगे उसके आर्किटेक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसे हमने लैरावेल में बना रखा है। तो यहाँ हम कुछ डेटा एंट्री कर देते हैं, ठीक है, और फिर से सबमिट करते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब हम सबमिट करेंगे ना, यहाँ पे जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या ये पेज रिफ्रेश होता है या नहीं होता है। और जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या टेक्स्ट हो रहा है और वो सारी चीज़ें आप ज़रा नोटिस करिएगा। जैसे हमने क्लिक किया तो दो तीन बातें हुई। पहली बात, सबमिट का टेक्स्ट थोड़ी देर के लिए बदला, ठीक है, और ये जो पेज आप देख रहे हो बिना रिफ्रेश हुए डेटाबेस में इंसर्ट हुआ और यहाँ एक मैसेज चलाया। तो तीन बातें हुई। पहली बात ये हुई कि ये जो सबमिट का टेक्स्ट है थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ है ना, प्लीज़ वेट बोल के, और बिना ये पेज रिफ्रेश हुए, ऊपर जो आप देख पा रहे हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन एग्जांपल, यहाँ बिना पेज रिफ्रेश हुए डेटाबेस में इंसर्ट हो गया और ये मैसेज भी आ गया बिना पेज रिफ्रेश हुए। अब चेक करते हैं सब डेटाबेस में। ये हमारा लैरावेल डीबी डेटाबेस है, टेबल है, टेबल एम्प्लॉय। क्लिक करते हैं ब्राउज और देखते हैं कि जो डेटा हमने दिया वो डेटाबेस में आ चुका है। तो देखिए, पहले अजैक्स का ऑब्जेक्टिव समझिए। अजैक्स ये करता है कि बिना पेज रिफ्रेश किए ये डेटा को प्रोसेस कर देता है। मींस बिना पेज रिफ्रेश किए रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाता है, सर्वर उस डेटा को प्रोसेस कर लेता है, और फिर प्रोसेस करने के बाद सर्वर जब उस डेटा को वापस भेजता है तब हम जावास्क्रिप्ट के मदद से उस डेटा को पर्टिकुलर जिस जगह में हमें डिस्प्ले करवाना है वहाँ हम डिस्प्ले करवाते हैं, और इन सारे के बीच जो हमारा पेज है वो रिफ्रेश नहीं होता है। अजैक्स से पहले की बात करें तो जो भी काम हम करते थे उसमें क्या होता था, एक रिक्वेस्ट जाता था सर्वर के पास, उस फिर पूरा रिस्पॉन्स जो है पूरा वो रिस्पॉन्स रिटर्न आता था, जिसके कारण होता था क्या कि एंटायर जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता था, है ना। तो अजैक्स इस चीज़ को पूरा किया। अजैक्स बोला कि हम पूरे एंटायर पेज को जो रिस्पॉन्स है पूरे पेज को हम रिफ्रेश नहीं करेंगे। जो मेरा रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर जिस जगह पे हमें उसे अपडेट करना है उसी जगह में अपडेट करेंगे, पूरे पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमेशा की तरह बिल्कुल आर्किटेक्चर से। पहले आर्किटेक्चर समझेंगे, उसके बाद हम कोड करेंगे, फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें जो है कोड वाली चीज़ें हैं वो करेंगे। तो पहले हम आर्किटेक्चर चीज़ समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, फॉर्म के केस में जो व्यू था, व्यू तो पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। जो यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना है आपको एक फॉर्म के अंदर, व्यू फाइल के अंदर, वो तो हमें अभी भी लेना है, ठीक है। डेटाबेस का टेबल हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा टेबल है जो phpMyAdmin में है, जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल भी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, ठीक। उसके बाद हमारे पास फिर कंट्रोलर भी होना चाहिए। एक कंट्रोलर होगा, ठीक। उस कंट्रोलर में हमारे पास एक फंक्शन होगा। वो फंक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। सपोज़ हम सेव यूज़र नाम के नाम से हम बनाएंगे, आप किसी नाम से भी बना सकते हैं। इस मॉडल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम जो मॉडल क्लास का नाम होगा, जो भी मान लेते हैं यूज़र मॉडल, अगर हम मान लेते हैं कि यूज़र मॉडल, ठीक है, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्रिएट नाम का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज़र मॉडल है वो आपके क्लास का नाम हो गया, क्रिएट जो है फंक्शन हो गया, एक स्टैटिक फंक्शन जिसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो क्रिएट क्या करेगा, पूरे इनपुट को एक बार में एक्सेप्ट करेगा, पूरे इनपुट को, मतलब जितने नंबर ऑफ फील्ड्स टेबल में हैं, इसे हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे यहाँ पे।
इधर आ जाइए, जितने नंबर ऑफ फील्ड्स आपके टेबल में हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। सो योर फॉर्म शुड कंटेन दिस फॉर्म और व्यू शुड कंटेन दीज 4 फील्ड, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल. The user will give value to them and these 4 field will be passed to the function save user. and उसके बाद उन सारे को हम एरे में कन्वर्ट करके, हमें नहीं करना, ये क्रिएट फंक्शन खुद ही कर देगा, हम बस उसमें पास कर देंगे. उसके बाद वो क्या करेगा, खुद ही सारा फंक्शन को एरे में कन्वर्ट करके उसके अंदर डाल देगा. तो चलिए क्या करते हैं, ये हो गया क्रिएट. इससे पहले हम थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि क्लियरली विजिबल हो. ठीक है, तो अभी फिर डिफरेंस कहाँ हुआ, सब कुछ तो वैसा ही है. फॉर्म जैसे ही सबमिट होता था, फॉर्म डेटा अपना इस मेथड में, कंट्रोलर के इस मेथड में भेज देता था. फिर ये मेथड मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके डेटा को टेबल में भेज देता था. तो नया क्या हुआ, नया ये हुआ कि पहले व्यू से सीधा डेटा जाता था मॉडल में. ठीक है, अब ये मॉडल में नहीं जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बीच में एक नया आदमी आ जाएगा. इन दोनों की कम्युनिकेशन मीन्स व्यू के और कंट्रोलर के बीच में एक नया आदमी आ गया, जिसे हम बोलेंगे XML HTTP रिक्वेस्ट. ठीक है, ये आ गया एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हम बनाएंगे, जिसके अंदर हम XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. अब ये XML HTTP रिक्वेस्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा. अब व्यू से सारा डेटा हम इसको देंगे, ये डेटा को भेजेगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर के इस मेथड में डेटा ये भेजेगा. ठीक है, स्टेप ध्यान रखिएगा. हमने डेटा किसको दिया, XML HTTP रिक्वेस्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको डेटा दिया, वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर में. मतलब कंट्रोलर और फंक्शन तो आपको अभी भी बनाने हैं, पहले वाले केस में भी बनाने थे, अभी भी बनाने थे, अभी भी बनाने, बशर्ते जो कॉल करने का जो ज़रिया है वो बदल गया. पहले हम डायरेक्ट भेज देते थे डेटा, अब ये XML HTTP रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हुए जाएगा. अब डेटा यहाँ पहुँचा, यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने का जो पुराना तरीका था वही है, बशर्ते यहाँ तक आने का तरीका बदल गया. अब जो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, जो इको होगा, जो प्रिंट होगा, वो सारी चीज़ें फिर वापस इसी के पास जाएंगी, इसी ऑब्जेक्ट के पास, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास. और यहाँ से फिर उसे आपको कहाँ प्रिंट करना है, आपके व्यू में, आपके इस HTML वाले फाइल में या PHP वाले फाइल में, व्यू वाले फाइल में कहाँ पे प्रिंट करना है, ये बात हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट से लिख देंगे. सो दिस इज़ हाउ ये एंटायर चीज़ काम करेगा. तो अब क्या होगा, फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि अब जब रिस्पॉन्स आया तो पूरा पेज रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है. इस रिस्पॉन्स को हमने दे दिया उसे, जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट है, और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उस रिस्पॉन्स को हम उसी जगह पे अपडेट करेंगे जहां हमें ज़रूरत है. पूरे पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है. यही एजेक्स का कोर कॉन्सेप्ट बताता है. तो ये एजेक्स के कोर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले डेटाबेस में इंसर्ट करने वाला जो काम है वो हम एजेक्स से कर रहे हैं. तो ये काम करने से पहले आपको जो जनरल आइडिया है, जो जनरल प्रोसेस है, उसे समझना पड़ेगा. मतलब बस यही सारा काम उसमें भी है, जो जनरल प्रोसेस है इन डेटाबेस इंसर्ट करने का, उसमें सिर्फ ये XML HTTP रिक्वेस्ट नहीं आता. अच्छा, अब एक बात, जब हम यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल जावा स्क्रिप्ट से अगर हम एजेक्स काम करते, तब हमें ये XML HTTP रिक्वेस्ट बनाना पड़ता मैनुअली. बट अब आ चुका है jQuery. ठीक है, jQuery क्या है भी, ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है. मतलब सपोज जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस बना के उसे एक फ़ाइल के अंदर रख दिया गया. अब आपको बोला गया बस आप अपने फंक्शंस को कॉल करो, उसका जो डेफिनेशन फाइल है वो ऑटोमेटिक वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दैट इज़ नथिंग, जस्ट अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो वो हो गया jQuery. तो जब हम jQuery की मदद से एजेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो कोड और भी छोटा हो जाएगा. ये इतना सारा काम और नहीं करना पड़ेगा. समझ लीजिए पहले इतना बड़ा सा मशीन हुआ करता था ये काम करने के लिए, अब ये बिल्कुल छोटा सा मशीन है ये काम करने के लिए. होपफुली आपको समझ में आया बात. पहले व्यू से jQuery सेम, फिर इधर से यहाँ डेटा आया, फिर यहाँ से यहाँ आया. पहले ये बड़ा सा मशीन लगता था अगर आप बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करोगे. यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आपको खुद बनाना होता था. अब यहाँ पे नहीं है, jQuery इस पूरे चीज़ को छोटा कर दिया, सर्किट बड़ा से छोटा हो गया.
अब jQuery इस्तेमाल करना है और डेटा को भेजता है। तो होपफुली आर्किटेक्चरली पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा ताकि मैं नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो वीडियो है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, उनके लिए जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, भाई लैरावेल पढ़ना शुरू किया, उन्होंने एजैक्स का कॉन्सेप्ट देखा, तो ये उसके लिए ताकि बिल्कुल कोर से उनका आइडिया क्लियर हो जाए। तो हमने बेसिक आइडिया समझ लिया, हमने डायग्राम समझ लिया, अब जो फॉर्मेलिटी रह गई है कोडिंग की वहाँ से शुरू करते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि इन सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पहले से तो बनी हुई हैं यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, हम सब कुछ अपना नया बना लेते हैं। मॉडल अपना नया बना लेते हैं, कंट्रोलर अपना नया बनाएंगे, ब्लेड फाइल अपना नया बनाएंगे, वेब को रहने देते हैं, हम यहाँ से अपना फ्रेश नया वेब शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्यू पे चले जाइए आप, न्यू फाइल, एक काम करते हैं, हम लेते हैं एजैक्स फॉर्म, इसका नाम लेते हैं एजैक्स फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। वीडियो ज़रा बड़ा हो जाएगा बट कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने की। तो देखिए यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप फॉर्म खोल रखा है। अब सिंपली यहाँ जाइएगा ट्राई इट योरसेल्फ में, यहाँ से ये जो कोड है इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब दो तीन चीज़ें जुड़ गई, जैसे ये सारी चीज़ें क्या है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल किया, बोला आपको क्या कि jQuery क्या है, jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मतलब जावास्क्रिप्ट से बहुत सारे फंक्शंस बनाए गए और उसे एक फ़ाइल में रख दिया गया और आपको बोला गया भाई मैंने बहुत सारे फंक्शंस बना लिए, आप जस्ट उस फंक्शंस को कॉल कर लो। ठीक है, तो वही क्या किया गया। अब देखिए उस सारे फंक्शंस को कॉल करने के दो तरीके, आइदर वो जो फाइल है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट की सारी लाइब्रेरीज बना के रख दिए गए उसे आइदर आप डाउनलोड कर लो अपनी मशीन में और उसके बाद उसका इस्तेमाल करो, या फिर वो जहाँ पे सर्वर में रखा हुआ है बस वहीं रहने दो, हमें बस उसका पाथ बता दो ताकि उसका एक्सेस हमें मिल सके। तो ये इसे बोलते हैं CDN के थ्रू एक्सेस करना। तो देखिए हमने ये वाला जो फाइल है आपका मेन इंपॉर्टेंट फाइल है jQuery.mean.js, तो ये हमारे jQuery की लाइब्रेरी फाइल है जिसे हमने CDN के थ्रू एक्सेस किया है। तो हमने पाथ बता दिया कि भाई यहाँ पे ये फाइल पड़ा हुआ है, उसके साथ क्योंकि हम, और ये बूटस्ट्रैप जो है वो आपका CSS का लाइब्रेरी हो गया, तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी CSS के बहुत सारे कोड करके रख दिए कि आपको बोला गया भाई बस इस क्लास का इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ से हमने बूटस्ट्रैप और jQuery दोनों के CDN का इस्तेमाल किया है। आप बस सिंपली जाइएगा अपने W3 स्कूल के किसी भी एक एग्जाम्पल को ओपन करिएगा जो बूटस्ट्रैप और jQuery का हो, तो आपको ये तीनों CDN वहाँ से मिल जाएंगे। आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। अब ये रह गया फॉर्म, जहाँ पे डिव कंटेनर है, उसके अंदर फॉर्म है, उसके अंदर फिर देखिए ये ईमेल पासवर्ड है। तो हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं डेटाबेस लैरावेल DB जो हमने पहले से बना रखा था, उसके अंदर TBL एम्प्लॉय, तो इसमें देखिए ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, मतलब टोटल 4 ID तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो ईमेल से पहले इस ईमेल वाले सेक्शन को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ दे देते हैं नेम, इसकी भी ID नेम, टेक्स्ट ईमेल में, ठीक है, नेम, ईमेल, और क्या था भाई, पासवर्ड एंड मोबाइल, तो पासवर्ड भी ठीक है, ID PWD, नेम PWD, और इसे एक और कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे भी मोबाइल और यहाँ पे भी मोबाइल। ठीक है, ID ध्यान रखिएगा जब भी आप काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, तो ID का खास ख्याल रखना है आपको। सो नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, 4 फील्ड हो गए हमारे। अब फॉर्म का जो ये क्लास है इसे रहने देते हैं, एक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म की एक ID ज़रूर दे देते हैं अपने को। ठीक है, तो फॉर्म का ID जो आपको अच्छा लगे दे दो, मैं देता हूँ सबमिट फॉर्म, आपका इच्छा जो चाहे वो दे सकते हैं। बटन दे सबमिट, ओके, सबमिट फॉर्म हमने दे दिया है, सेव करते हैं। तो एजैक्स फॉर्म नाम का हमारा एक व्यू बन गया, ये वाला पोर्शन बन गया, देखते जाइए। हाँ, ये वाला पोर्शन हमारा बन गया एजैक्स व्यू नाम का। अब क्या करना है, इसे कॉल करना है। तो भाई हम लैरावेल जब से हम पढ़ रहे हैं शुरू से, तो हम शुरू से एक बात की और बहुत ज़ोर दे रहे हैं, विच इज़ आवर राउटिंग फाइल, है ना, जिसे web.php भी बोलते हैं। तो ये हमारी राउटिंग, जहाँ पे सारी चीज़ें तय होंगी कि किस राउट को एंटरटेन किया जाएगा, किसे नहीं। ठीक है, तो जो राउट यहाँ पे लिखा रजिस्टर होगा उस राउट को एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं एंटरटेन किया जाएगा। तो यहाँ पे इस व्यू को ओपन करने के लिए हम एक राउट रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं वेब में,
तो अब जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि यूआरएल पे जैसे ही पर्टिकुलर एक टोकन हिट हो, हम उस व्यू को डायरेक्टली ओपन कर लें। तो हम व्यू को डायरेक्टली ओपन करेंगे, हम किसी फंक्शन के ज़रिए व्यू को नहीं ओपन करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट व्यू लिखते हैं। और दो पैरामीटर होंगे इसमें। पहला पैरामीटर में होगा आपका कौन सा कीवर्ड आपको चाहिए, तो मैंने लिख दिया भाई एजैक्स फॉर्म। अब यहाँ पे फिर ब्लेड फाइल का नाम जो आपने अभी अभी बनाया है उसका भी नाम एजैक्स फॉर्म ही है, सो लेट इट बी एजैक्स फॉर्म। ओके, तो देखिए यूआरएल पे हिट होगा एजैक्स फॉर्म, तो ये व्यू एजैक्स फॉर्म व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ व्यू लिखा हुआ है, गेट लिखते तो भाई यूआरएल का एक्सेप्ट किया जाता, उसके बाद किसी फंक्शन में जाता या किसी कंट्रोलर में जाता, वहाँ से अगर व्यू रिटर्न करना होता तो होता। अदरवाइज मैंने डायरेक्टली व्यू लिख दिया, भाई कुछ नहीं करना, जो इनपुट पैरामीटर्स आएंगे, जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसके साथ कुछ नहीं करना है, जस्ट आप व्यू को रिटर्न करवा दो, व्यू को ओपन करवा दो। तो भाई यूआरएल पे जैसे एजैक्स फॉर्म हिट होगा, एजैक्स फॉर्म वाला जो ब्लेड फाइल जो अभी अभी हमने बनाया वो ओपन हो जाएगा। सो लेटेस्ट टेस्ट। तो चलिए टेस्ट करते हैं हम अपने राउटिंग को जो अभी अभी हमने बनाया है। तो एजैक्स फॉर्म यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं एजैक्स फॉर्म। देखिए इस तरह से आ गया इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो इसे हम यहाँ पे जो है चेंज कर लेते हैं, लिख देते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, डन। अच्छा, अब ये रिमेंबर मी वगैरह हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम हटा देते हैं। 3 डिबुद्धर 3 डिबुद्धर। ठीक है, सिर्फ हमें सबमिट बटन चाहिए। चलिए सबमिट बटन को अगर आप थोड़ा सा अच्छा बनाएं तो बूटस्ट्रैप के अलर्ट में चले जाइए, देखिए दैट इज़ ग्रीन बटन। ठीक है ना, बूटस्ट्रैप बटन्स सक्सेस। तो ये बटन सक्सेस वाला जो क्लास है, अब बस यहाँ से कॉपी कर दीजिए और आपका जो बटन है इसके अंदर लगा दीजिए। देखिए इस क्लास के अंदर लगा दीजिए। तो अब देख लीजिए ये कैसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया jQuery जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और जो बूटस्ट्रैप है वो CSS की लाइब्रेरी है। तो अब हमारा ये वाला काम हो गया, मतलब हमने व्यू बना लिया और उसकी एक राउटिंग भी बना दी। ठीक है, यहाँ पे R1 से हम मेंशन कर देते हैं कि हमने एक राउटिंग बना ली जिसके थ्रू हम व्यू को ओपन कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, कंट्रोलर्स बना लेते हैं, मॉडल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप मॉडल बना लो, बिकॉज आपका टेबल का इसे कनेक्ट करना है क्या नहीं है। तो अपने को पहले मॉडल वाला काम आप कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मॉडल पे आ जाते हैं। पहले देख लेते हैं हमारा डेटाबेस टेबल। ये हमारा TBL एम्प्लॉई है। तो मॉडल के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपका टर्मिनल है यहाँ पे आके आपको कमांड लिखने हैं मॉडल क्रिएट का। ठीक है, सो कमांड इज यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए PHP आर्टिसन मेक। बनाना क्या है, मॉडल बनाना है, देन मॉडल का नाम। तो यहाँ देखिए हमने क्या है, एम्प्लॉई है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए एम्प्लॉई मॉडल, कोई भी नाम लिख सकते हैं, बशर्ते ये क्लास है तो जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे हम एंटर मारते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मॉडल क्लास में हमारा एक मॉडल बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी खुला हुआ, देखिए यूजर एम्प्लॉई मॉडल। क्या क्या करना है एम्प्लॉई मॉडल के अंदर, सबसे पहले आपका जो टेबल का नाम क्या है, TBL एम्प्लॉई, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसके अंदर में आके आप एक वेरिएबल बनाइए पब्लिक $टेबल, और इसके अंदर आप अपने उस टेबल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, एक चीज़ और करना है, हमें एक ये बनाना है फिलेबल। ये क्या इस्तेमाल है इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब इसका इस्तेमाल होगा उस समय में बताऊंगा। ठीक है, फिलेबल का यूज़ क्या है, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ थे मेरे यहाँ पे, और उसके बाद हम टाइम स्टैम्प को डिसेबल कर देते हैं फॉर द टाइम भी। ठीक है, टाइम स्टैम्प सॉरी,
इसे हम डिसेबल करते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स, इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो आपके 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, इसे आप ध्यान से कॉपी पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो है टाइपिंग स्टेप की गलतियाँ चांस कम रहेंगी। तो हमने ले लिया यहाँ पे पासवर्ड भी। क्यों फिलेबल प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल किया है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा, इसे हम हटा देते हैं। तो ये हमारा काम हो गया डन। 3 वेरिएबल हमने बना लिए, टेबल एम्प्लॉय से पॉइंट कर दिया, फिलेबल बना लिया हमने, जिसमें वो 4 कॉलम जो है आईडी छोड़ दीजिए क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो 4 कॉलम उसे मेंशन कर दिया। फिर हम टाइम स्टैम्प बना दिए फॉल्स, क्योंकि हमारे टेबल में क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट फील्ड नहीं है, इसे इनमें टाइम स्टैम्प फॉल्स कर दिया। एम्प्लॉय मॉडल हमारा बन गया, ये वाला काम डन। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, कंट्रोलर पे आ जाइए। अब वापस से कंट्रोलर बनाना, फिर यहाँ पे आइए, लिखिए PHP आर्टिसन मेक। बनाना क्या है, कंट्रोलर बनाना है ना। सो कंट्रोलर का नाम क्या होगा, अब हम कर देते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर। इससे अपने को ध्यान रहेगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर, इंटर मारते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। चलिए, कमांड आपने देख लिया, हम एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर अपना काम कर लेते हैं। देखिए, एम्प्लॉय कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वेरी गुड। तो बस आपको अलग से स्पेशल क्या करना है, स्पेशल ये करना है, अगर आप ध्यान दो तो हम कौन सा कंट्रोलर, माई कंट्रोलर में जाइए। देखिए, मॉडल का इस्तेमाल किया हमने, इस लाइन को कॉपी करके आप अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा जो मॉडल है इस बार हमने किस नाम से बनाया, एम्प्लॉय मॉडल के नाम से बनाया है। तो इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ एम्प्लॉय मॉडल को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, माई कंट्रोलर, तो हमने पुराना एम्प्लॉय कंट्रोलर ही इस्तेमाल कर लिया एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम से। और देन ये माई कंट्रोलर को हटा देते हैं, या फिर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। देखिए, एम्प्लॉय कंट्रोलर, थोड़ा सा हमारा टाइम जो है बचेगा और कुछ नहीं। क्या किया है हमने, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब यहाँ पे वो फिलेबल वाला चीज़ मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट, इसे में एक फंक्शन बनाया सेव यूज़र, जो रिक्वेस्ट का डेटा को रिसीव करेगा, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। और हमने यहाँ पे ट्राई कैच इस्तेमाल किया। ट्राई कैच इसलिए कि अगर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कोई भी एरर आता है तो वो एरर आएगा और कैच में चला जाएगा और कैच में इको होगा। अदरवाइज एरर नहीं आता है तो यूज़र मॉडल, सॉरी यहाँ पे अब क्या होगा, एम्प्लॉय मॉडल, हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, एम्प्लॉय मॉडल। तो एम्प्लॉय मॉडल, उसका क्रिएट फंक्शन रिक्वेस्ट ऑल, ये क्या करेगा, जो भी डेटा आपका आया उसे एक एरे में कन्वर्ट करके एरे को पुश कर देगा। जब एरे को वो इसके अंदर डालेगा फंक्शन के अंदर, तब क्योंकि जो एंट्री है वो एक एरे के थ्रू हो रही है, एक मास असाइनमेंट हो रहा है, बहुत सारे वैल्यूज़ के एक साथ एंट्री हो रही है, तब ये फिलेबल क्या करेगा, अलाउ करेगा कि हाँ ठीक है भाई चलो इसका जो है एरे के थ्रू इंसर्शन रहा है, इसलिए हम इसे अलाउ करते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो एरे के थ्रू आप उसे इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने ये फिलेबल प्रॉपर्टी दिया है। अगर आप जब भी ये क्रिएट फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो ये क्या करता है, पूरा का डेटा उठाता है एक साथ। इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्म है उसका जो नंबर ऑफ फील्ड है, ये चारों नंबर ऑफ फील्ड बिल्कुल सेम होने चाहिए आपके टेबल के नंबर ऑफ फील्ड से, या फिर आपके यहाँ पे जो आपने मॉडल में जो मेंशन कर रखा उनसे। जैसे ही वो सेम होगा तो आप क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें एक बार में आप रिक्वेस्ट ऑल को भेज दो, एक बार में लिख दो रिक्वेस्ट ऑल। आपको एक एक करके वो आइटम रीड नहीं करने, रिक्वेस्ट एरो आईडी तो हम लेते नहीं, रिक्वेस्ट एरो नेम, रिक्वेस्ट एरो ईमेल, रिक्वेस्ट एरो मोबाइल, रिक्वेस्ट एरो पासवर्ड, ये इंडिविजुअली करके नहीं लेने। और सेव फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम सेव फंक्शन का इस्तेमाल करते और इंडिविजुअली वेरिएबल को इनिशियलाइज करते, जो कि हमने अपने पहले वीडियोज़ में कर रखे हैं, तो उस केस में फिलेबल की ज़रूरत नहीं होती हमें, ये जो हमने फिलेबल बनाया। बट फिलेबल मैंडेटरी कब हो गया, जब हमने ऐसा क्रिएट फंक्शन इस्तेमाल किया और एक साथ सारी डेटा को एज एरे पास कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक बार में बस इंसर्शन का काम हो गया। और अगर कोई भी एरर नहीं हुआ तो नेक्स्ट मैसेज क्या आएगा, इक्यू सक्सेसफुली इंसर्टेड। और अगर एक भी एरर आता है तो वो सीधे कैच में चला जाएगा और कैच में इको EX जो भी एरर है उस एरर को मेंशन कर देगा। और फंक्शन का नाम हो गया सेव यूज़र। अच्छा, ये तो उसमें का है, इसे अब हटा देते हैं, माई कंट्रोलर का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फंक्शन का नाम है सेव यूज़र, सेम चीज़। और अगर एरर आता है तो यहाँ से प्रिंट होगा, नहीं आता है तो यहाँ से प्रिंट होगा, सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रोलर की काम हो गई, एम्प्लॉय मॉडल का काम हो गया। अब चलिए इधर आ जाइए, देख लिया हमने मॉडल को यहाँ इंपोर्ट किया, यूज़ किया और फिर उसका इस्तेमाल किया, सेव यूज़र फंक्शन बना दिया, सारी चीज़ें बन गई। अब हो गया बस कॉलिंग,
पहले कॉलिंग डायरेक्ट, पहले कॉलिंग कैसे होता था, हम पहले क्या करते थे, फॉर्म पे आते थे, फॉर्म के एक्शन में यूआरएल लिखते थे, मेथड पोस्ट करते थे, फिर वेब में आते थे, देखिए पुराना वाला जो हमने इस्तेमाल कर रखा है इसके लिए जो हमने क्रूड ऑपरेशन किया था, फिर हम वेब में आते थे, पोस्ट में उस फॉर्म का जो एक्शन है वो लिखते थे, और मेथड पोस्ट है क्योंकि जब हम यहाँ पे फॉर्म का एक्शन इस्तेमाल करेंगे तो एक्शन हम मेथड पोस्ट देंगे और एक्शन में यूआरएल का नाम, तो यहाँ पे ये हो गया आपका यूआरएल और उसके बाद ये हो गया मेथड। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी, एग्जिस्ट होंगी, मतलब फॉर्म जो है सबमिट होगा पोस्ट मेथड के ज़रिए और ये वाला यूआरएल हिट करेगा, तो क्या होगा, तो होगा ये कि माई कंट्रोलर क्लास सेव यूज़र फंक्शन, माई कंट्रोलर का सेव यूज़र फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब ये जो बीच में है कौन घुस जा रहा है भाई, XML HTTP रिक्वेस्ट घुस जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि web.php में तो हम यही बात लिखेंगे, web.php में कोई बदलाव नहीं होगा, web.php में हम यही लिखेंगे कि भाई यहाँ पे web.php में यही बात लिखेंगे कि एक फॉर्म सबमिट हो रहा है जो URL हिट कर रहा है ऐड यूज़र और एक पर्टिकुलर कंट्रोलर का सेव यूज़र फंक्शन कॉल हो रहा है। रजिस्टर में हम लिखेंगे बशर्ते जब एक्चुअल कॉल हो रहा था वो मैकेनिज्म बदल जाएगा, तो इसके लिए हम सेम बात लिखेंगे। देखिए सेम बात हमने क्या लिखा कि भाई URL पे एक ऐड यूज़र नाम का, तो इस ऐड यूज़र को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, उसको भी ऐड यूज़र को भी कमेंट कर दो जो भी है। तो URL पे ऐड यूज़र नाम का एक URL हिट होगा पोस्ट मेथड के ज़रिए, उस केस में माई कंट्रोलर, तो अब तो भाई हमारे पास माई कंट्रोलर नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो ऊपर में देखिए 8 के बाद से जब भी आप कंट्रोलर को वेब में भी रजिस्टर करना पड़ता है, तो उस कंट्रोलर को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर ऑलरेडी भाई ऊपर किया हुआ, वेरी गुड, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जस्ट एम्प्लॉय कंट्रोलर को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, कहाँ चला गया वो, अच्छा इसे हम ऊपर ही लिख लेते हैं, सबको हटा देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अब एम्प्लॉय कंट्रोलर, और एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर हमारा मेथड क्या है, विच इज़ सेव यूज़र, है ना। तो यहाँ सेव यूज़र ऑलरेडी लिखा है, मीन्स जैसे ही URL पे हिट होगा पोस्ट मेथड के ज़रिए ऐड यूज़र, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो सेव यूज़र फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और सारा रिक्वेस्ट वहाँ चला जाएगा, मीन्स सारा रिक्वेस्ट यहाँ आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो प्रोसेस है वो सेम होगा, सिर्फ जो डेटा भेजने का जो पहले ज़रिया था वो उसे टेक केयर कर लिया। अब उसने किसने टेक केयर कर लिया, वो जैक्स jQuery ने टेक केयर कर, jQuery के जैक्स ने टेक केयर कर लिया, वो डेटा को भेजेगा वहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट के ज़रिए। बट अगर हम jQuery इस्तेमाल करें तो वो हमें मैनुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इस साइड वाला ये हाफ वाला जो सेक्शन है, आपको अगर ये हाफ का सेक्शन है इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही है, जैसे आप उसके लिए बनाते थे नॉर्मल के लिए वैसे इसके लिए भी बनाओगे। अब ये जो डेटा पास करने का टेक्निक है ये बदल गया, मतलब हम एजैक्स के केस, jQuery एजैक्स के केस में भी हम कंट्रोलर बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, राउटिंग तक हम सेम लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे, बशर्ते कहाँ बदलेगा वो आते हैं। अब बदलाव होगा इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, और फुली आपको समझ में आ रहा होगा, बदलाव होगा इस फॉर्म के अंदर। कैसे बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा वो हम समझते हैं। देखिए जो बॉडी आपको दिख रहा है इससे एजैक्स फॉर्म में ध्यान रखिएगा दो बातें, क्योंकि हम jQuery इस्तेमाल कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है jQuery min.js, ये CDN आइदर या डायरेक्ट फाइल इंक्लूड होनी चाहिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा हमने, ठीक है ना, एक एक चीज़ करके समझिएगा। सबसे पहले सिंगल को एक ब्रैकेट दीजिएगा और एक डॉलर दे दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर डॉलर। ब्रैकेट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारा बेसिकली होता है सेलेक्टर, है ना, जैसे कि सेलेक्टर मीन्स आइदर वो एक HTML टैग हो सकता है, या वो जावास्क्रिप्ट का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो CSS का क्लास हो सकता है, वो या वो CSS का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने एक फॉर्म की आईडी बनाई थी, फॉर्म की हमने एक आईडी बनाई थी, तो यहाँ लिख देते हैं हम आईडी। तो आईडी को आपको पता होना चाहिए कि आईडी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हैश देके और फॉर्म सबमिट फॉर्म,
है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया ना, सबमिट फॉर्म। तो अब एकदम इजी से समझने में बहुत आसान है। ऑन क्या करना भाई, ऑन। अब इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला एक्शन, क्या एक्शन, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा सेलेक्टर, हमेशा सेलेक्टर के आगे आपको डॉलर लगाना है। अब सेलेक्टर क्या है भाई, हमारा एक आईडी है, फॉर्म का आईडी है, तो हमने हैश लगा दिया, सेलेक्टर का नाम लिख दिया, ऑन। उसके बाद एक्शन, एक्शन क्या है मेरा, सबमिट। जब सबमिट होगा तो हमें एक फंक्शन बनाना है। अगर सबमिट होगा तो क्या होगा, तो भाई इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना लिया, और ये आप सेमीकोलन दे दो। फंक्शन बनने के बाद उसका बॉडी होगा, ये बन गया उसका बॉडी। एकदम समझ में आया बात। क्या किया हमने, फॉर्म की आईडी को पकड़ा, तो सबसे पहले सेलेक्टर लिखते हैं, तो सेलेक्टर के आगे डॉलर साइन लगेगा, इट्स ओके। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेलेक्टर का नाम जो कि हमारा आईडी है, तो आईडी को हम डॉलर साइन से पकड़ते हैं, तो हमने पहले डॉलर साइन लिखा, सबमिट फॉर्म सिंगल कोट के अंदर। अब एक्शन क्या है, तो ऑन, उसके बाद एक्शन का नाम, क्या एक्शन है भाई, इवेंट का नाम, मतलब सबमिट। जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया हमने, और ये लाइन तो सेमीकोलन हुआ, और ये फंक्शन का ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। एकदम बात क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आप दे दो ई, और इसको आप एक खास काम करना है, ई डॉट क्या लिखना है भाई, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि हर एलिमेंट का अपना एक डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है ना। जैसे किसी का क्लिक इवेंट होता है, किसी का माउस ओवर इवेंट होता है, तो जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है उसका हमें प्रिवेंट कर देना है। तो ये बात ध्यान रखना है, मैंडेटरी नहीं है, किसी किसी केस में मैंडेटरी भी हो जाता है। जैसे सबमिट का यहाँ पे बटन टाइप सबमिट लिख रखा आपने, तो इसका एक इवेंट अपना एक डिफ़ॉल्ट नेचर है इवेंट का, तो उसे हमने ब्लॉक कर दिया कि जो भी डिफ़ॉल्ट इवेंट है उस सोर्स का, उसको आप ब्लॉक कर दो। क्योंकि हम यहाँ पे खुद का अपना इवेंट बना रहे हैं कि भाई सबमिट पे करना है, क्लिक पे करना है, इसलिए पहले आप डिफ़ॉल्ट इवेंट को बंद कर दो। इसलिए हमने लिखा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इतना काम हो गया। नेक्स्ट, अब जो भी आईडीज़ हैं यहाँ पे हमारे, जैसे नेम आईडी है, नेम, ईमेल, पीडब्ल्यूडी और मोबाइल, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है, ये जो एजाक्स है, बेसिकली एलिमेंट्स को उठाता है आईडीज़ से। तो यहाँ पे अब आप 4 वेरिएबल बना लीजिए, वेर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए फिर वही बात, सेलेक्टर, सेलेक्टर के आगे क्या लगेगा, डॉलर, सिंगल कोट, और जो सिलेक्टर हमारा क्या है, एक आईडी है, तो इसके आगे हैश और नेम, है ना। देख लीजिए क्या भाई, नेम है ना, तो हमने नेम दे दिया। अब उस नेम का हमें क्या उठाना है, वैल, तो हम लिख देंगे वैल। तो ये क्या होगा, अब इसको आप कॉपी कर लीजिए और 4 बार पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका 4 एलिमेंट है। सेव कर लेते हैं इसे, तो नेम, ईमेल, पीडब्ल्यूडी एंड मोबाइल। सो यहाँ हो गया नेम, ईमेल एंड देन पीडब्ल्यूडी और मोबाइल। सेम उसी तरह आप अपने इस वेरिएबल को भी बदल दीजिए, नेम, ईमेल, यहाँ भी दे दीजिए पीडब्ल्यूडी और मोबाइल। यहाँ तक होपफुली क्लियर। मतलब क्या, जैसे ही सबमिट फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, जैसे ही सबमिट फॉर्म सबमिट होगा, क्या होगा, जो सबसे पहले उसका जो डिफ़ॉल्ट इवेंट उसे हमने ब्लॉक कर दिया, और वो जो 4 आईडीज़ हमने बनाए थे, इनपुट टाइप के 4 आईडी बनाए थे, उस आईडी के ज़रिए चारों का वैल्यू हमने उठा लिया, ठीक है, नेम, ईमेल, मोबाइल, डन। अब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। बात ऐसे कैसे बढ़ेगी, अब यहाँ से एजैक्स शुरू होगा। अभी तक एजैक्स नहीं, अभी तक एक जे क्यूरी था, सिंपल सा जे क्यूरी था। अब यहाँ से एजैक्स शुरू होगा। फिर वही बात, हम लिखेंगे डॉलर डॉट एजैक्स, इसके अंदर हमने सेमीकोलन दे दिया, और यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा, देख ध्यान से दोबारा देख लिया, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना सिंपली। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आपको पास कर देने, सारे पैरामीटर्स यहीं पे होंगे। सबसे पहले क्या यूआरएल पास करना है, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि web.php में जो हम पहले करते थे पोस्ट यूज़र, वो नहीं बदलेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए एजैक्स में भी आप यूआरएल मेंशन कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा यूआरएल, यही ऐड यूज़र यूआरएल आप यहाँ पे मेंशन करोगे। समझ में आया बात। तो अब मैंने क्या बताया, ये एजैक्स, तो वो सारी बातें यहाँ हम मेंशन कर देंगे। हम एजैक्स के अंदर कुछ बातें, एजैक्स से हम यहाँ से डेटा उठा लेंगे सारा का सारा, एजैक्स के जरिए वो सारा डेटा यहाँ चला जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा इसके अंदर, यूआरएल। तो देखिए यहाँ हमने यूआरएल बोल रखा भाई कि पोस्ट के जरिए यूआरएल आएगा, मींस दूसरा पैरामीटर ऑब्वियसली क्या होगा, टाइप। जो वहाँ पे मेथड होता था वो यहाँ पे हो जाएगा टाइप दैट शुड बी पोस्ट, जो क्या होगा, पोस्ट होगा। तो अब देखिए ये वाला बात पूरी ट्रू हो गई कि यूआरएल पे ऐड यूजर हिट होगा, मेथड पोस्ट होगा, तो रिक्वेस्ट कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर के सेव फंक्शन, सेव यूजर में। तो ये दो बातों से समझ में आ गया कि भाई यूआरएल पे ऐड यूजर हिट होने वाला है और टाइप क्या है मेरा, वहाँ पे मेथड होता था, यहाँ टाइप पोस्ट होने वाला है। नेक्स्ट, डेटा क्या जाएगा, है ना, बहुत कमाल बात। एक एक चीज़ देखिए बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। डेटा क्या जाने वाला है, यहाँ पे भी कॉमा दे दीजिए। अब डेटा के अंदर हम क्या भेजेंगे, वही 4 डेटा जो हमने अभी भी फॉर्म से उठाया है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद होगा, जब भी हम फॉर्म से डेटा सबमिट करते थे, सिंपल प्लेन फॉर्म से डेटा सबमिट करते थे, तो 3 बातें हुआ करती थी। पहला तो एक्शन, दूसरा उसका मेथड, एक्शन में यूआरएल लिखते थे, मेथड में पोस्ट गेट जो आपको लिखना था, और बहुत इंपॉर्टेंट हम फॉर्म के अंदर CSRF इस्तेमाल करते थे। अगर आपको पुराना मैं फॉर्म दिखाऊं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पुराना फॉर्म किधर है, एनिमेटेड फॉर्म में देखिए CSRF दिख रहा है ये। तो ये CSRF बहुत, तो ये CSRF अभी तो नहीं है हमारे पास, तो ये CSRF को भी हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आप लिखो टोकन। एक्चुअली वो होता क्या था, वो तो टोकन ही होता था ना, तो यहाँ पे भी डबल कोट होगा, और इसके अंदर फिर इस तरह से आप क्या लिखोगे, CSRF अंडरस्कोर टोकन। ठीक है, तो वो इस बार हम फॉर्म के अंदर नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली डेटा जहां पास कर रहे हैं वहां पे हम टोकन को डाल दे रहे हैं, है ना, अंडरस्कोर टोकन कोलोन, फिर डबल ब्रैकेट वो जो आपका आता है उसके अंदर CSRF टोकन फंक्शन वाला। ये हो गया पहला पैरामीटर, पहला डेटा जो जाएगा रिक्वेस्ट के साथ। दूसरा, ये जो 4 वेरिएबल हैं, तो इन चारों वेरिएबल में ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपके डेटाबेस के कॉलम का नाम, ये वाला कॉलम का नाम। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नेम की जगह तो वो राइट वाला जो नेम है आपका जो JQuery में अभी हमने उठाया है, ईमेल की जगह हो जाएगा फिर वो वाला ईमेल, और फिर नेम, ईमेल, यहाँ क्या है, पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड है लेफ्ट साइड में डेटाबेस में, और आपके पास PWD है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ये PWD है, ओके। एंड देन फिर मोबाइल, डेटाबेस में भी फुल है, मोबाइल ही है, ठीक है, और राइट साइड में भी मोबाइल ही है जो हमने जावास्क्रिप्ट पे उठाया, डन, सॉरी, मोबाइल, डन। तो ये हो गए 4 पैरामीटर। पहला यूआरएल पे हिट होगा ऐड यूज़र, दूसरा मेथड पोस्ट, तो यहाँ पे टाइप हो गया। अब डेटा में तो पहले फॉर्म के अंदर हम CSRF मेंशन कर देते थे, अब हमने फॉर्म के अंदर CSRF को मेंशन नहीं किया है, हमने क्या किया, डायरेक्ट डेटा के अंदर ही उसे पास कर दिया, ठीक है। अब उसके अंदर जो बाकी जो 4 हैं फील्ड है उसे हमने भर दिया। क्या क्या था भाई, हमारा नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, ठीक है, और ये इसका कॉमा, और ये जो पैरामीटर्स है एक्स के अंदर 3 पैरामीटर, पहला यूआरएल, दूसरा टाइप, तीसरा डेटा, इसलिए यहाँ पे भी कॉमा लगेगा। चौथा, अब चौथा पैरामीटर हम पास क्या करेंगे, ठीक है। अब चौथा पैरामीटर में ध्यान दिए, देखिए अब यहाँ से कॉल बैक फंक्शंस है, मतलब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट जब हो रहा होगा तब क्या होगा, और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या होगा, ठीक है। तीन कॉल बैक फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन है बिफोर सेंड, है ना, बिफोर सेंड। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है ये सेंड होने से पहले क्या होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, हम चाह रहे हैं कि ये जो सबमिट बटन लिखा हुआ है ये बदल जाइए, लिखिए प्लीज़ वेट, इस तरह से, है ना, ये लिखा हुआ है प्लीज़ वेट। तो एक काम करिए आप, तो फिर वही इसके अंदर देखिए हम पहले क्या लिखते हैं, सेलेक्टर लिखते हैं। तो सेलेक्टर के आगे हमारा डॉलर होता है, उसके बाद यहाँ पे वो सेलेक्टर होता है। तो ये सेलेक्टर कोई क्लास भी हो सकता है, कोई आईडी भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बटन सक्सेस, ये क्लास नेम है, तो इस क्लास नेम से हम यहाँ पकड़ लेते हैं, और फिर इसके अंदर हमें क्या करना, उसका अंदर का इनर HTML बदलना है। तो उसे हम लिखेंगे HTML, और उसके अंदर हम
सिंगल कोट में लिख देंगे कि भाई प्लीज वेट, है ना, प्लीज वेट। अब जैसा कि आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं इसलिए ये इतना स्पीड में होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप काम करेंगे इसमें, जब आप काम करेंगे लाइव सर्वर में, तो वो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लेता ही है, तो उस समय ये आपको प्लीज वेट बहुत क्लियर विजिबल दिखेगा। तो ये पहला पैरामीटर पास, पहला कॉल बैक फंक्शन बिफोर सेट। अब उसके बाद आता है सक्सेस। अब जब सक्सेस हो जाएगा तब फिर एक फंक्शन, मतलब जब वहाँ से रिस्पॉन्स मेरा रेडी हो गया, रिस्पॉन्स मिल गया हमें, तब क्या करना है। तो देखिए मैं चाह रहा हूँ जो रिस्पॉन्स मिला है उसे मैं यहाँ पे किसी एक डिव के अंदर दिखाऊँ मैं, ठीक है। तो ये जब जहाँ पे आपका फॉर्म ख़त्म हो रहा है ये वाला, इसके नीचे आप एक डिव बना लो। तो देखो हम यहाँ पे आएंगे, अगर बूटस्ट्रैप फॉर्म पे, बूटस्ट्रैप इधर पे आप आ जाओ और यहाँ पे देखोगे आप अलर्ट है, ठीक है। तो अलर्ट में आप यहाँ से एक डिव ले लो, दैट डिव, और उसे आप यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है, अलर्ट सक्सेस, और इसकी एक आईडी बना लो, आईडी रेस्ट पैनल, और बाय डिफ़ॉल्ट इसे आप क्या करो, स्टाइल डिस्प्ले नन, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखेगा नहीं, इसका अंदर का कंटेंट हम हटा देते हैं, ठीक है, ओके। तो आईडी रेस्ट पैनल डिस्प्ले नन। तो जब डेटा सक्सेसफुली हमारे पास चला आया तो हम क्या करेंगे, अब देखिए वापस से सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे और इसके आगे डॉट, और जो हमने अभी अभी आईडी बनाई है, तो आईडी बनाई है तो हैश, और रेस्ट पैनल, उसका नाम क्या दिया हमने, रेस्ट पैनल। ध्यान दीजिएगा इसका नाम क्या है, रेस्ट पैनल, आपके ऊपर कुछ भी दे सकते हो। तो आईडी हमने दिया रेस्ट पैनल, और फिर इसका जो HTML है इसके अंदर हम पास कर देंगे रिस्पॉन्स को, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब सक्सेस है ना तो फंक्शन में रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है, पहला। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसका तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले है वो नन कर रखा है, तो उसके डिस्प्ले को हम ब्लॉक करेंगे। तो फिर सेम चीज़, बस इसे आप कॉपी करो क्योंकि वो आईडी रेसन ही है, बस यहाँ पे CSS और 2 पैरामीटर अब आपको पास करने हैं। क्या क्या पैरामीटर पास करने हैं भाई, पहला डिस्प्ले, उसका प्रॉपर्टी ब्लॉक, पहले नन था, अब उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब जो फिर ये क्या करना है, ये जो चारों का आप यहाँ से वापस उठाइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जब डेटा सबमिट हो जाए तो वो जो चारों बॉक्स हैं वो क्या हो जाए, खाली हो जाए, है ना। तो इन चारों को मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, इसके आगे जो वेरिएबल बना रहे थे इसको हटा देते हैं, और इन चारों को हम ब्लैंक कर देंगे वापस, ठीक है। तो चारों सेलेक्टर्स हैं, तो चारों आईडी हैं, नेम, ईमेल और वैल जो है इसके अंदर आप एक सिंगल ब्रैकेट इस तरह से दे दो ताकि वो ब्लैंक वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए। तो ये सक्सेस का काम था कि अगर सक्सेसफुली जब सर्वर से रिस्पांस मिलेगा तो हम पर्टिकुलर इस रेस्ट जो अभी डिव बनाया हमने उसके अंदर हम रिस्पांस को दिखाएंगे। मतलब जो भी जो आपका ये कंट्रोलर दिख रहा ना, जो कंट्रोलर जो भी प्रिंट करेगा वो वहाँ पे रिस्पांस बन के जाएगा। तो देखिए इधर वो सक्सेसफुली इंसर्टेड जाएगा या एरर जाएगा। अगर सक्सेसफुली इंसर्टेड आया तो भी वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे दिखेगा और डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा दिख के, और अगर जो एरर रिपोर्ट आएगा तो एरर आएगा। और बाकी फिर हमने यहाँ पे इन चारों को क्या किया, यहाँ पे हमने ये कर दिया, ब्लैंक कर दिया। अब कंप्लीट जब हो जाएगा, सब कुछ चला है, कंप्लीट हो गया, तो ये जो हमने इसे प्लीज़ वेट कर रखा था उसे हम वापस से सबमिट कर देंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्लीट, एक और कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे ये जो आपने प्लीज़ वेट लिख रखा था इसे आप वापस से क्या कर दो, लिख दो सबमिट, है ना। तो वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए क्या होगा, प्लीज वेट दिखेगा और फिर वापस से वो सबमिट हो जाएगा। ये हो गया हमारा सारा काम डन। अच्छा एक और रह गया, इतना सारे फंक्शंस हमने देख लिए, बिफोर सेंड, सक्सेस, कंप्लीट, एक और आता है एरर। यही तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कुछ एरर होगा तो कैसे पता चलेगा। सो फिर इस फंक्शन के अंदर भी रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ एरर होता है तो उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ दिखेगा। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी देखिए सेम चीज़ है। अब जो भी एरर भी आएगा तो भाई मुझे उस रेस्ट पैनल में भी आप दिखाइए जो भी एरर आता है। तो हमने उसे यहाँ पे कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया। तो अगर कोई एरर आता है तो वो भी इस रेस्ट पैनल में ही दिखेगा।
सो दैट्स ऑल अबाउट। बहुत छोटा हो गया। देखिए सिंपली हमने जेक्यूरी के ज़रिए सबसे पहले सबमिट को पकड़ा, आईडी दिया, उसका एक्शन डिफाइन किया और फंक्शन बनाया, उसका डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है, डिफ़ॉल्ट जो उसका इवेंट है उसे ब्लॉक किया, सारे वेरिएबल्स को उठाएं, एजैक्स को स्टार्ट किया। एजैक्स में पहला पैरामीटर यूआरएल दे दिया, दूसरा पोस्ट दे दिया, जिसके थ्रू ये वाला जो दूसरा वाला हमारा राउटिंग है वो मतलब फंक्शनल हो गया। देन हम डेटा पास करेंगे तो डेटा में पहले तो टोकन जाएगा भाई, बाकी वो सब लेफ्ट साइड में ध्यान रखना है कि आपका वो जो डेटाबेस का कॉलम नेम है, यही कॉलम नेम सीधे इस एम्प्लॉय कंट्रोलर पे या रिक्वेस्ट ऑल में आएगा, और अगर सेम नाम है तभी यहाँ पे प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा वो। और जैसा कि ये पूरा का पूरा एक साथ कर रहा है एरे में मास असाइनमेंट, इसलिए हम वहाँ पे फिलेबल देना ज़रूरी था, जो हमने अभी बताया तो थोड़ी देर पहले आपको। बाकी कुछ कॉल बैक फंक्शंस हैं, सेंड बिफोर सेंड करने से पहले वहाँ बटन प्लीज़ वेट हो जाएगा, सक्सेस जब हो जाएगा तब क्या होगा, और जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, और एरर होगा तब क्या होगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस। ठीक है, होपफुली एक ही चीज़ क्लियर हुआ। अब हम इसको एक बार टेस्ट करके रन करके देख लेते हैं। चलिए तो टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ भी डमी डेटा इस तरह से डाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, और सबमिट पे क्लिक करते हो। देखिए ये एजैक्स काम नहीं किया और यहाँ पे यूआरएल पे डेटा चला है। तो जब भी ऐसा इशू हो तो आप सिंपली क्या करो, इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चले जाओ और कंसोल में जाओ। तो देखो यहाँ आपको एरर दिखा देगा, आपका जावास्क्रिप्ट का एरर क्या है। तो देखिए एरर है हमारे कंप्लीट के पास। तो देखिए कंप्लीट के पास चलते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए क्या छोटा है कंप्लीट, यस, ये क्योंकि ये पैरामीटर है उसका, है ना, तो पहला वाले से दूसरा पैरामीटर के बाद कॉमा नहीं है। सेव करते हैं और ध्यान देते हैं अगर हम, तो ठीक एरर के पास भी हमारा छूटा हुआ है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक अलर्ट टेस्ट था, उसे हटा देते हैं। चलिए अब उसे हम क्या करते हैं, बैक करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए कंसोल में कोई भी एरर नहीं आ रहा, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, एक एंट्री देते हैं, jamal@gmail.com, पासवर्ड 1234, मोबाइल, ठीक है। अच्छा ये मोबाइल भी इनपुट टाइप पासवर्ड रहेगा, ध्यान दीजिए उसे आप चेंज कर लीजिए। सबमिट पे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिए ये थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ, उसके बाद सक्सेसफुली इंसर्ट आ गया, पेज में रिफ्रेश नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं ब्राउज पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए इतना सा डमी डेटा हमारा एंटर्ड हो चुका है। तो ये था सारा प्रोसेस, किस तरह पूरा हमने पहले तो इंट्रोडक्शन समझा, फिर आर्किटेक्चर देखा, उसके बाद फिर हमने कोड किया, सारे मॉडल्स बनाए, कंट्रोलर बना लिया, मॉडल बना लिया, उसके बाद हमने एजैक्स फॉर्म का ब्लेड बनाया, वेब बनाया, राउटिंग, उसके बाद फाइनली ये जो स्क्रिप्ट है इसे हमने समझा, स्टेप ब्रेक डाउन कर करके एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा और आपको बताया। उसके बाद आउटपुट रन करके देखा और फिर एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे भी हमने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस कोशिश किया है मैंने कि एजैक्स और जेक्यूरी की हर एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को क्लियर किया जाए, जो मैंने क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।